अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें हैं काफ़ी सारी और आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन दो तीन चीज़ें जो आज थोड़ी सी समझ लें आपके इंटरनेशनल सरहद पार जगहों से हमें नज़र आ रही हैं, उनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे मुल्क के अंदरूनी मामलात में, महंगाई की भी, और कुछ साथ ही बात करेंगे कि आखिर पॉलिटिकली क्या चीज़ें होने जा रही हैं। कोई नई पार्टी भी बनने की नवीद है और इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो भी आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़े हैं। तो क्या इसके ऊपर पेशरफ्त है, ये भी आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, वीडियो क्लिप है बेसिकली, और ये मीरवाइज उमर फारूक साहब का क्लिप है जो कि हुर्रियत रहनुमा है। और ये तकरीबन 4-4.5 साल से अपने घर पर नज़र बंद थे और इनको इजाज़त नहीं थी किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की या गैदरिंग में जमा होने की या किसी से मुलाकात करने की। अब उनकी रिहाई अमल में आई है, तो जिसके बाद उन्होंने नमाज जुम्मा के खुतबे से अपने जो आगे की एक्टिविटीज़ हैं उनका आगाज़ भी किया है। और एक किताब में उन्होंने जहाँ पर अपनी हुर्रियत की, आज़ादी की जंग लड़ने वालों के लिए जो वो लहू गरमा रहे थे उनका, और फिर जो उसमें इस वक्त प्रैक्टिकल मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके ऊपर रोशनी डाल रहे थे, तो वहीं उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अब हम देख रहे हैं कि सरहद पार, यानी बात कर रहे थे वो पाकिस्तान के हवाले से, कि यहाँ पर इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत बने, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बने, मजबूत हुकूमत बने, क्योंकि ऐसी हुकूमत बनेगी तो वो ही आगे कश्मीर कॉज को सपोर्ट कर सकेगी, कश्मीर का मुकदमा आगे लेके चल सकेगी। और साथ ही फिर इन्होंने अपना अंदाज़ा भी एक जाहिर किया और कहा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। तो अब इस क्लिप के ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही थी और बहुत से लोग इस पे अंदाज़ा अपना लगा रहे थे कि वो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये उनकी कोई विशफुल थिंकिंग है या फिर बेसिकली वाकई कश्मीरी भी इमरान खान के साथ अटैच्ड हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एक दौर था जब कश्मीरियों की बहुत हद तक जो उम्मीदें थी वो वाबस्ता थी नवाज शरीफ साहब के साथ, और उन लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब कोई ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, शायद अपने कुछ ज़ाती ताल्लुकात भी जो उनके हैं कुछ इंडियन फैमिलीज़ के साथ और बिजनेस मामलात भी हैं, तो उनकी वजह से उन लोगों का ख्याल था कि शायद वो कोई ब्रेक थ्रू कर सकते हैं मसला कश्मीर को हल करने के लिए। फिर वाजपेयी साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब और इनकी काफ़ी एक क्लोज एसोसिएशन भी देखी गई, लेकिन फिर अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई जिससे पता चला कि मामला ऐसा नहीं था। हमेशा ही हमारे मुख्तलिफ हुक्मरान कश्मीर के मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हैं और ये कॉम्प्रोमाइज़ उनको करवाया गया है डंडे के जोर पे भी, और वैसे भी उनको कहीं पर खुद भी उनकी ओपिनियन में ये रहा है मसला कि वो कभी भी इसको सॉर्ट आउट करने की तरफ नहीं गई। ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और किसी अकेले बंदे के लिए इसको सॉर्ट आउट करना या इसको हल करना वैसे ही मुश्किल बात है। लेकिन मीरवाइज उमर फारूक साहब की इस खिताब में जो फील आ रही है उससे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे वो इमरान खान साहब के हवाले से कुछ पुरुम्मीद हैं कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो कश्मीर के हवाले से एक मौसर आवाज़ उठाई जा सकेगी। और उनकी ये विशफुल थिंकिंग मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतनी गलत है। अगर आप इमरान खान साहब का जो दौर इक़्तिदार है 3.5 साल पर मुहीत, उसका अंदाज़ा लगाएं, उसका जायज़ा लें, तो आपको ये देखने को चीज़ें मिलेंगी कि कश्मीर के हवाले से उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी के साथ बात की, हर इशू पर, हर फोरम पर बात की और हर इंटरनेशनल फोरम पर भी बात की। और इसके साथ साथ 5 अगस्त का अगरचे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ज़रूर हुआ उनके दौरे हुकूमत में, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ भी एक स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट उठाया और उसके बाद उन्होंने तमाम तर जो इंडिया के साथ मामलात थे उनको बिल्कुल डिसएंगेज कर दिया। और फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि जब तक जो कश्मीर का 5 अगस्त का स्टेटस है वो बहाल नहीं होगा, 5 अगस्त से पहले वाला, उस वक्त तक इंडिया के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई भी उनके साथ मामलात आगे नहीं चलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक सख्त गिर मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने कश्मीर के मामले पर इंडिया के खिलाफ लिया और फिर उसको उन्होंने जगह जगह बताया भी। मुझे उनका वो क्लिप भी याद आ रहा है कि जिसमें जब वो एक इसी तरह इंटरनेशनल दौरे पर थे, मेरा ख्याल है अमेरिका में ही, यूनाइटेड नेशन के दौरे पर ही वो थे, और उस वक्त एक इंडियन सहाफ़ी ने उन्हें रोक कर ये कहा कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं लेकिन क्या वजह है
कि पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ता और ये कुछ इस पर बात नहीं करता। तो इमरान खान साहब ने बड़ा स्मार्टली उसको जवाब दिया था कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, ये बीच में आप लोग दहशतगर्दी कर देते हैं जिसकी वजह से फिर बातचीत रुक जाती है। तो बड़ा मुंह तोड़ सा जवाब था, बड़ा बिल्कुल जिसको कहते हैं बरवक्त जवाब था, बरमहल जवाब था। तो इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ सख्त गिर मौक़िफ़ रहा है कश्मीर के मामले पर, और यही वजह है कि कश्मीरी इस चीज़ को वेटेज देते हैं। इमरान खान साहब ने कश्मीरियों को ये यकीन दिलाया कि वो कश्मीर के सफ़ीर के तौर पर दुनिया में हर जगह उनका मुकदमा लड़ेंगे। और फिर हमने देखा कि कश्मीर में जो मुख्तलिफ रैलियाँ निकलती थी, मुख्तलिफ जो इज्तिमात होते थे, उनमें इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगे। ये मकबूजा कश्मीर में भी लग चुके हैं और आज़ाद कश्मीर में तो उनकी गवर्नमेंट भी बनी और फिर सारे मामलात भी हुए। तो काफ़ी हद तक कश्मीर कॉज को एसोसिएट करते हैं अब जो कश्मीरी हैं वो इमरान खान के साथ। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो उन्होंने अपने 3.5 साल के दौर में कश्मीर का पॉइंट ऑफ व्यू उठाया मुख्तलिफ फोरम्स पर। दूसरा उसकी वजह ये भी है कि बाकी जितने भी लीडरान हों, चूँकि वो अपने दौर कई दफ़ा देख चुके हैं और कश्मीरी देख चुके हैं कि उनके दौरों में कोई ख़ास कश्मीर के कॉज के लिए कुछ ख़ास पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी, तो इस वजह से भी वो उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। तो अब मीरवाइज उमर फारूक साहब का ये जो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं, इससे एक चीज़ और भी सामने आती है, वो ये कि बाहर के लोग भी, जो सरहद पार भी लोग बैठे हैं, दूर दराज भी लोग बैठे हैं, वो भी इस बात को सेंस कर सकते हैं, वो भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की अवाम के नब्ज पर उनका भी हाथ है। उन्हें भी मालूम है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो इस वक्त पीटीआई के साथ खड़े हैं और इसीलिए वो ये एक्सपेक्टेशन अपनी दे रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी। जबकि आपको मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये बात करता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। आप पाकिस्तान का मीडिया उठा के देख लें, इसमें सारे जो किराए के तज्जियाकार बैठे हुए हैं वो सब ये एक नैरेटिव बनाने में मसरूफ हैं कि जी डील हो गई नवाज शरीफ साहब की, डील हो गई नवाज शरीफ साहब की, मामला तय हो गए हैं, वही वजीर आजम बनने जा रहे हैं। पूरा एक माहौल ऐसे बनाया जा रहा है कि जी अवाम तो जिसमें कोई मायने ही नहीं रखते, अवाम का तो कोई लेना देना ही नहीं है, उनका तो कोई सरोकार ही नहीं है, तो अवाम तो जाए भाड़ में। जो मामलात हैं नवाज शरीफ साहब के वो तय हो चुके हैं, लिहाजा चाहे उनकी 20% मकबूलियत है, चाहे 25% मकबूलियत है, भाई वजीर आजम तो वही आपके ऊपर मुसल्लत होने जा रहे हैं। और बड़ी ही ढिठाई के साथ, बड़ा ही सीना चौड़ा करके ये तज्जियाकार बैठकर एक पूरा माहौल बना रहे हैं कि जनाब आप इस बात को कबूल कर लें। ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मैं आपको बता रही हूँ। इससे भी बेसिकली यही है कि एक तासुर और एक माहौल ऐसा बना दिया जाए मायूसी का पीटीआई के वोटर के लिए, और उनको ये बता दिया जाए कि भाई आप तो कुछ भी कर नहीं सकते, आप हार चुके हैं क्योंकि आपके लीडर पे क्रॉस लग चुका है, नवाज शरीफ साहब के साथ मामला तय हो चुके हैं और वो जो चौथी बार वजीर आजम बनने आ रहे हैं, आसिम मुनीर साहब ने भी उनको ओके कह दिया है और बाकी भी तमाम उनके साथ मामला जो अदालती हैं वो भी तयशुदा हैं। इससे मकसद क्या है? इससे मकसद ये है कि जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है वो डिसअपॉइंट हो, वो वोट करने ना निकले कि हमारे वोट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक मायूसी की फ़ज़ा बने और जो एक उनका एंथुजियाज्म है, जो उनका एक जदोजहद का आगे बढ़ना है, उसको ज़ब्त पहुंचाई जाए। तो ये एक नैरेटिव जो है हमें सोचा समझा नज़र आता है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर। अदरवाइज़ अगर आप खुद अवाम में निकल कर उनसे बात करें या आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें या आप इंटरनेशनल लीडर्स की बात सुने तो वो आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं कि बिल्कुल हमें नज़र आता है कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की मकबूल जमात है और उसको बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा लेने का पूरा हक हासिल है, और वो अगर आज़ाद और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। और कमोबेश यही बात मीरवाइज उमर फारूक साहब ने भी की है। तो बहरहाल जी लेट्स सी कि हमारे जो फैसला साज है वो इस चीज़ को कब रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगें और ख्वाहिशें किधर हैं और उनके लिए क्या उनको ये राइट नहीं मिलना चाहिए कि वो अपनी चॉइस से अपनी लीडर का इंतखाब कर सकें। और यही बात है कि जब आप पाकिस्तान में तो उनको आवाज़ ही नहीं उठाने दे रहे, एहतजाज तक नहीं करने दे रहे, तो फिर बाहर जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो निकलते हैं और इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। कल आपने देखा कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब है जो कि बिला वजह इतने पैसे खर्च करके गए हुए हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से खिताब के लिए, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी एक दो बोंगियाँ मारी हैं जिसके ऊपर मैं अगले व्लॉग में ज़रा तफसील से बात करूँगी। लेकिन जब उनका वो खिताब था तो उसके बाहर बड़ी तादाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने एहतजाज किया
और आप यकीन मानिए कि जो पहला मैंने एक उस वीडियो का क्लिप देखा या जो उसका पहला एक इम्प्रेशन मेरे जहन में आया, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये पाकिस्तान में कहीं कोई एहतजाज हुआ है, पेशावर में हुआ है या KPK में हुआ हो। लेकिन मैं ये देख के हैरान हुई कि ये बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज था और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। ज़्यादातर PTI के ही सपोर्टर थे, ऑफकोर्स उनके हाथ में PTI के ही बैनर्स और झंडे वगैरह भी थे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं पूरी इस कैंपेन में, भले वो सिर्फ अमेरिका की बात हो, यूनाइटेड नेशन की बात हो या फिर हम UK की बात करें, कनाडा की बात करें, जहां भी, और इवन गल्फ की कंट्रीज में भी तो काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं जगह जगह निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके प्रोटेस्ट करने की क्या वजूहात हैं? इसकी पहली वजह तो ये है कि जो PMLN और बाकी इत्तेहादी जमातों ने मिलकर कानून साजी के जरिए इनका राइट ऑफ वोट जो है उसको ख़त्म किया है, उसकी वजह से इन लोगों में एक नफरत इनके खिलाफ ज़्यादा उभरी है। पहले भी ये लोग PTI के सपोर्टर थे, इनके कोई हामी नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने ये हरकत की तो उसके बाद इनकी नफरत में इजाफा हुआ है और लोग समझते हैं कि देखें ये लोग हमें पाकिस्तानी नहीं समझते, हमें मुहिब्बे वतन नहीं समझते और हमें आइन जो हक देता है इन्होंने हमारा हक छीना है। तो इसलिए उनके अंदर एक गम और गुस्सा है PMLN के खिलाफ तो बिलखुसूस और बाकी भी जमातों के खिलाफ। अब ये गुस्सा उन्हें जगह जगह जो है वो भुगतना भी पड़ रहा है। अभी मैं देख रही थी कि काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही थी, नवाज शरीफ साहब बाहर निकले हैं या मरीम नवाज साहिबा बाहर निकली हैं अपने एवनफील्ड जो अरबों की प्रॉपर्टी है इनकी वहाँ से, तो ये लोग बाहर निकलते हैं और बाहर पहले से लोग इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होते हैं। वो गालन गलोच होती है, इस तरह की नारेबाजी होती है और इन्हें बुरा भला कहा जाता है कि इन लोगों से मुंह छुपा के गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ये वजह क्या है? वजह बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि बदतमीजी है कि जी वो लोग इस तरह आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात ये है कि जब आपने उनसे उनका हक छीना है तो फिर उन लोगों को तकलीफ है इस बात की कि आप लोगों ने उनसे उनका हक छीना है। एक तो वोट भी उनका छीना है और फिर जो ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त मिजरेबल कंडीशंस हैं, इनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके लिए वो परेशान है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं इंसानी हुकूक के हवाले से, मईशत के हवाले से और ओवरऑल जो फ्रीडम के हवाले से हालात हैं, तो उसकी वजह से ये लोग परेशान हैं वहाँ पर और फिर वो अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं एहतजाज करके। और अगर एहतजाज करना इतनी ही बुरी चीज़ होती तो आइन में फिर एहतजाज की शिकें मौजूद ना होती। अगर एहतजाज करना इतनी ही बुरी चीज़ होती तो फिर जो तहजीब याफ्ता महज़ब मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर भी एहतजाजों पर पाबंदी होती। क्यों आखिर आज भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एहतजाज की इजाज़त है? क्यों आप ये सोचते हैं कि व्हाइट हाउस के बाहर लोग एहतजाज करते हैं? क्यों करते हैं? आखिर उन्हें भी इजाज़त है ना। क्यों वहाँ पर हम देखते हैं कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ का कानून है, वो पाकिस्तानी शहरी, लेकिन वहाँ का कानून उन्हें इस बात के एहतजाज की इजाज़त दे रहा है कि वो अपना एहतजाज आके वहाँ रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो उसकी वजह ये कि अगर ये ऐसी कोई बुरी चीज़ होती तो फिर कोई यहाँ पर भी उन्हें राइट ना होता। वहाँ पर लोगों ने अरशद शरीफ के हक़ में नारेबाजी की और उन्होंने इमरान रियाज के हक़ में नारेबाजी की, इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की और इन तमाम लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है उसका इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसके कसूरवार हैं। तो बुनियादी तौर पर वो अपना गम और गुस्सा निकाल रहे हैं। अब चूँकि आप लोगों को आईना दिखाया जाता है तो वो आप लोगों का भयानक चेहरा जब आपको उसमें दिखाता है तो फिर आप कहते हैं आईना बुरा है, आपको वो बुरा लगता है, लेकिन असल में आपका अपना चेहरा भयानक हो चुका है। ये बात आप मानने के लिए तैयार नहीं है। एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया इसी तरह के एक फुटेज के ऊपर, जिसपे उन्होंने ये कहा कि जनाब आप यहाँ पर बाहर बैठ के अमेरिका में तो बड़े नारे लगा रहे हैं, जाएं ज़रा पाकिस्तान जाकर एहतजाज करें, अपने लीडर की रिहाई के लिए तहरीक चलाएं। तो उन्होंने ये तंजन बात की हुई थी कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी दूर बैठे हैं और यहाँ बैठ के इस तरह क्यों उनके हक में बात करें। तो मैंने उसके ऊपर फिर ट्वीट भी किया जिसको बहुत सारे लोगों ने आगे पहुंचाया भी कि भाई आपने पाकिस्तान को इस काबिल छोड़ा कहाँ है कि यहाँ पर कोई एहतजाज कर सके। यहाँ तो कोई आपको अगर गुजरते हुए आवाज़ कस दे या कोई आपके खिलाफ नारा लगा दे या कोई भी ऐसा एक ट्वीट तक कर दे। अभी हमने रिसेंट एग्जाम्पल देखी है कि जहाँ पर एक ट्वीट तक करने पर आपने सहाफ़ी को गिरफ्तार करवा दिया है। और इसी तरह ये कंटिन्यूसली पिछले 16 महीने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। उनका वोटर सपोर्टर रैली नहीं निकाल सकता, उनका वोटर सपोर्टर झंडा नहीं उठा के बाहर निकल सकता। तो फिर आप किस मुंह से वहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान जाएं? आप बेसिकली उन्हें ये प्रोवोक कर रहे हैं कि आओ ज़रा पाकिस्तान, वहाँ हमारी पूरी बदमाशी है, वहाँ हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, वहाँ हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं।
क्योंकि वहाँ तो आप लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, वहाँ तो एक आम आप शहरी हैं, वहाँ तो आप लोगों के बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक रखा जाता है। यहाँ तो बिला वजह ये जो एलीट क्लास है हमारे ऊपर खुदा बन के बैठे हुए हैं। वहाँ तो फिर सबको वो इंसान समझते हैं ना, तो इसलिए वहाँ पर ये चक्कर नहीं है कि ये इतना अमीर आदमी है और ये इतनी शरीफ फैमिली है, इसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये बड़ी मुकद्दस फैमिली है, तो लिहाजा इसको जो है ना आप कुछ कह नहीं सकते। तो वहाँ पर इंसानों को इंसान ही समझा जाता है। इसी वजह से आप लोग प्रोवोक ये करते हैं कि यहाँ आके जरा करके दिखाओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। और एहसन इकबाल साहब के साथ मैकडोनल्ड में जो वाकया हुआ था उसके बाद तो आपको याद ही है, इस हद तक ये ले गए थे कि वो फैमिली बेचारी को आकर ऑन एयर माफ़ी मांगनी पड़ गई थी इनके घर जाकर। तो ये इन लोगों की असल में कहानी है सारी, लेकिन इससे ये लोग बाज नहीं आने वाले। लेकिन बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बात के ऊपर क्रेडिट के मुस्तहिक हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में ये लोग जमा हुए हैं और इन लोगों को अपना प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट भी मौजूद है। लास्टली जो मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रही हूँ ये कि एक नई पार्टी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने इसका बाकायदा एक तरह से इशारा भी दे दिया है और उन्होंने बताया कि वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ ऐसे रहनुमा मुख्तलिफ पार्टीज़ में मौजूद रहे हैं लेकिन उनकी आइडियोलॉजी इन पार्टीज से डिफरेंट रही है, तो उसके हवाले से वो इन पार्टीज़ के साथ जो है मिलाकर, इन लोगों के साथ मिलाकर एक नई रेवोल्यूशनरी किस्म की पार्टी बनाने जा रहे हैं, जो एक ऐसी पार्टी है जो शख्सियत परस्ती पर मुश्तमिल नहीं होगी, जो किसी भी नफरत अंगेजी पर मुश्तमिल नहीं होगी, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैदान में आएगी और जो आइन और कानून है उसमें जो चीज़ें तहरीर हैं, तयशुदा जो रूल्स हैं गेम के, उसके मुताबिक चलने के हवाले से, तो जज्बातियात और इन तमाम चीज़ों को एक साइड पर रखकर ज़रा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये आना चाहते हैं। इनके साथ शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी लाइक माइंडेड लोग हैं जो नज़र आते हैं, लेकिन हमें इस बारे में मज़ीद भी कुछ खबर मिल रही है ज़राए के तवस्सुत से कि इवन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इवन नदीम अफजल चंद साहब और सरदार मेहताब अब्बासी साहब, PMLN के और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और ये बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं। अभी उनकी तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इन तमाम लोगों की बुनियादी तौर पर बातचीत चल रही है। लतीफ़ खोसा साहब की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद वो भी इनको ज्वाइन कर लें। मेरा अंदाज़ा नहीं है कि वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उसमें उनका जो एक एतजाज़ ऐसा ना, ये लतीफ़ खोसा साहब उनका मामला ज़रा थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। वो कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी ही हैं, वो पीपल्स पार्टी बनाने वालों में से उन्हें तो कोई निकाल नहीं सकता। तो वो भले एक इख्तिलाफी नोट ज़रूर रखते हैं सारे मामले पर, लेकिन वो बहरहाल पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, वरना तो PTI की तरफ से भी उन्हें काफ़ी दफ़ा ऑफर आ चुकी है। वो कहते हैं कि हम उम्र के आखिरी हिस्से में अब क्या पार्टियां बदलें, बस ठीक है, लेकिन जो बात सही है उसूल की है वो हम कोई भी पार्टी कर रही है तो हम करें। तो बहरहाल जी, ये नई पार्टी क्या लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी? अगेन जो इस वक्त मुल्क में चार्ज्ड किस्म का माहौल है, जब तक ये माहौल नहीं सेटल होता, कुछ भी कहना कि भाई कोई पार्टी भी जगह लेगी, इस वक्त कोई पार्टी भी जगह नहीं ले सकती। पहले आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी, पहले आप जरा निकालें ना बाहर कैदी नंबर 804 को और करने दें उसको फिर खुल के कैंपेन, फिर उसके बाद अंदाजे लगाएं कि कौन कहाँ खड़ा है, किसकी पार्टी कामयाब होगी। तो अभी तो आपने पहरे बिठाए हुए हैं और उसके बावजूद आप अपनी तरफ से ये खुल के कहने के अभी तक भी रवादार नहीं है कि उनकी पार्टी अभी तक भी जीत रही है। तो ये अलग बात है कि एक माहौल उस तरह का बनाया जाता है, नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है कि जी शायद सेटलमेंट उनकी हो गई लिहाजा PMLN आ रही है। अभी तो खैर उनमें भी काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, उसके ऊपर बाद में अगले वीलॉग में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।